नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है तीसरा और मिड वीक सेशन है। वीकली एक्सपायरी के पहले किस तरह से बाजार ट्रेड करेंगे, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही विस्तार से। पर अरमान, आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? मिड वीक सेशन पे पहुंच गए हैं हम ट्रेडर्स डायरी में। बिल्कुल, कंपैरेटिवली काफी अच्छा लग रहा है और जितने सारे आपके साथ सीखने को मौका मिला है, ग्लोबली जितना समझ के पड़ रहा है, उसके लग रहा है कि आने वाले समय में मैं भी आपके तरह ग्लोबली अच्छे डेफिनेटली आप ही ने ग्लोबल कवरेज करनी है अरमान। और जिस तरह से यहाँ पर संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि कैसे जो है एसजीएक्स निफ्टी अभी इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, कल पॉवेल की स्पीच एक हिसाब से आप कहेंगे तो नॉन इवेंट ही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिकेशंस वहां पर रेट हाइक्स को, इनफैक्ट पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा वहां पर कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ इस पे कमेंट्री निकल कर आएगी, वो नहीं आती हुई दिखी। रादर अगर आप जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए दिखे, उसको भी अमेरिकी मार्केट श्रग ऑफ करते हुए ऑलमोस्ट दिन की ऊंचाई पर जाकर बंद होते हुए दिखे। डाउ जोन्स आप देखें, यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली थी और साथ ही आप देखिए नैस्डैक में भी 1 से 1.25% तक के गेन्स हमें आते हुए नजर आए। तो दोनों ही इंडाइसेस में अच्छी तेजी आपके पूरे दिन के दौरान यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही थी और कहीं ना कहीं इसका क्लियर कट इंडिकेशंस थोड़ा सा अब एसजीएक्स निफ्टी पर भी आ रहा है। बट कल की जो भारी गिरावट थी, देखना होगा कि उससे हम उभर पाते हैं नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ग्लोबल बाजार कल भी उतने नेगेटिव नहीं थे जिस तरह से हमारे बाजारों में भारी बिकवाली के संकेत आते हुए दिखे। और निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा की गिरावट भी क्लॉक इन की थी कल, तो ऑलमोस्ट 187 पॉइंट की गिरावट रही थी। आज देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह का रुझान बनता है। बट डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की तेजी रही है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर मेटल इंडेक्स आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि काफी सारी खबरें और न्यूज ऐसी है जहां पर बिकवाली के कॉल्स भी मैंने लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। अरमान, आप बताइए कि कैश सेगमेंट से आपने पहला कौन सा स्टॉक चुना? देखिए, बिल्कुल कैश सेगमेंट में मैंने ऐसा स्टॉक चुना है। जनरली मैं अभी ट्राई ये कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न लगातार कंपनियों के आते जा रहे हैं, तो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न लगातार ट्रैक करता जा रहा हूँ कि आपको कहां पर ये कॉन्फिडेंस आ सके कि जहां पे डीआईआईज और एफआईआईज दोनों स्टेक बढ़ा रहे हैं, ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस है ऐसे टाइम पर जहां पर अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। तो कैश में मैंने लिया है प्रीकॉल। अब प्रीकॉल का रीजन ये, अगर आप यहाँ पे Q3 का इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर डीआईआईज देख लीजिए या एफआईआईज देख लीजिए, दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया है। डीआई का स्टेक बढ़ के लगभग 3% से बढ़कर लगभग 4.4% हो गया है। वहीं एफआईआई ने भी थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया है, 12.36% से बढ़कर 12.51% हो गया है। अब हालांकि आपको लग रहा होगा एफआईआईज ने थोड़ा कम बढ़ाया है, पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताता हूं कि एफआईआईज जो है वो सितंबर 2021 से लगातार स्टेक बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब जो उनका स्टेक 10.5% से बढ़कर 12.5% हो चुका है। तो इसलिए आपको प्रीकॉल खरीदना होगा, टारगेट रखना होगा 197.5 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 189.5 का। तो ये तो रहा कैश का मेरा प्रीकॉल। कुशल, आपने क्या लिया? बिल्कुल अरमान, और मैंने अपनी तरफ से डिफेंस शेयरों पे आज फोकस किया है, क्योंकि जो खबर आती हुई दिख रही है कि करीबन 4300 करोड़ रुपए के ऑर्डर डिफेंस मंत्रालय से मिलते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट 2 प्रपोजल इंडियन आर्मी के और एक प्रपोजल जो है इंडियन नेवी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को लेकर खबर आती हुई दिख रही है प्रोक्योरमेंट की, उससे भारत डायनेमिक्स को बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 942 रुपीज के टारगेट के लिए 907 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की, जिसमें हम आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बताते हैं। तो पहले फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी तरफ से स्टॉक है मेटल स्पेस से टाटा स्टील का। अब यहाँ पर इसके चुनने की वजह क्लियर कट यही है कि अमेरिकी बाजारों में एक शानदार तेजी आपको पूरे के पूरे मेटल पैक पे आती हुई दिखी। इनफैक्ट अमेरिकी आयरन एंड स्टील इंडेक्स आप देखिए तो वहाँ पर 5% से ज़्यादा की गेन्स आते हुए दिख रहे थे और वहाँ से जुड़े हुए जो भी स्टील के स्पेस के स्टॉक्स है, वहाँ पर भी 8-9% तक की भी तेजी आती हुई दिखी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस वजह से मेटल इंडेक्स आज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और क्लियरली हमेशा ये कोरिलेशन रहा है कि जब भी अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी होती है तो मेटल इंडेक्स भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो टाटा स्टील खरीदारी करके चलिए 123 रुपए के लक्ष्य के लिए 116 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये तो फ्यूचर्स की बात होगी, मैंने जो आपको अपनी कैटेगरी में शामिल किया है। अरमान, आप क्या ले रहे हैं फ्यूचर्स में? देखिए, फ्यूचर्स में मैंने लिया है पावर ग्रिड। अगर उसका रीज़न ये है कि अगर आप लगातार उनका अगर आप देखेंगे जो वहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ के आता हुआ जा रहा है। मतलब आप अगर परसेंटेज देखेंगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आता हुआ जा रहा है, जो मुझे काफ़ी यहाँ पर कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो इसलिए मैंने पावर ग्रिड फ्यूचर्स में बाय करा है। आपको टारगेट रखना होगा 219 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 210.5 का। ये तो हो गई फ्यूचर्स की बात। अब आते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शंस में क्योंकि अगर आप देखेंगे मैंने अगर बाय करा है, कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ मैं आरबीएल बैंक का, जो आपको मिल रहा होगा 7.15 का और एट द मनी है। टारगेट आपको रखना है 12 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 4.5 का। अब क्या है उसका तर्क, क्या है उसका रीज़न? ये है
क्योंकि जो है कि अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और अब मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है मैं यहाँ पर बाउंस बैक पे बैट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्की है, बट मुझे लग रहा है कि ये कंपैरेटिवली सही निर्णय हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर बाउंस बैक पे यहाँ पर मैं बैट कर रहा हूँ। तो इसमें आरबीएल बैंक में आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा 180 का एट द मनी। आप क्या ले रहे हैं ऑप्शंस में? बिल्कुल, मैं बताऊं इससे पहले ऑप्शंस कैटेगरी में आरबीएल बैंक आपने चुना है अरमान, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी भी बन सकती है। रीज़न बीइंग, अगर बैंकों में अच्छी तेज़ी आती है तो वन ऑफ द हाई बीटा काउंटर्स आप देखिए तो वो आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, ये सारे स्टॉक हैं, क्योंकि जिस तरह से वॉलेटिलिटी इन सब स्टॉक्स में देखने को मिलती है उसमें क्लियर कट यही इंडिकेशन है, या तो हीरो या जीरो। तो डेफिनेटली आपको आरबीएल बैंक का इस पर नज़र रखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी बेट है। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन आज के सत्र में बनता हुआ दिखा है, बट हाई वॉलेटिलिटी वाले जो काउंटर्स है अरमान, ये आपने काफ़ी अच्छा किया है कि आपने इनको ऑप्शंस में ट्रेड करने को कहा है, तो ये अपने आप में रिस्क जो है आपकी काफ़ी हद तक कर्टेल हो जाती है अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर चलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आरबीएल बैंक मुझे भी बुलिश लग रहा है, डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए। ऑप्शंस कैटेगरी में अरमान ने तो अपना पिक सजेस्ट कर दिया है, मेरी तरफ से एक और मेटल काउंटर मैं सुझा रहा हूं जिसमें जीएसपीएल है। यहाँ पर मेटल स्पेस में ये सबसे ज़्यादा हाई बीटा वाला काउंटर है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह की तेज़ी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आज के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इनको भी ऑप्शंस में ही शामिल किया है। तो 600 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है तर्क सबलर है, जैसा कि टाटा स्टील मैंने आपको बताया। खरीदारी कर चलिए, एट द मनी कॉल ऑप्शन है 17.5 रुपये पर अवेलेबल है, 26 रुपये के टारगेट के लिए 12 रुपये आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी। इसी के साथ डेरिवेटिव की तो कैटेगरी पूरी हो गई है, पर टेक्निकल चार्ट्स पर कौन से स्टॉक हमारे रेडार पर है इसको मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर पहला बिकवाली का कॉल है मेरी तरफ से, और वो है भारती एयरटेल का। यहां पर आपको बिकवाली कर चलनी है, और ये इंट्राडे प्ले है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया है कि यहां पर आप अपनी लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। पर आज के लिए केवल आपको इंट्राडे प्ले में यहाँ पर गिरावट के हिसाब से ट्रेड कर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, कल के सत्र में 3-3.25% तक की गिरावट रही थी, और यहाँ पर जेपी मॉर्गन की अब राय आती हुई दिख रही है, जिन्होंने भी टारगेट स्टीपली कट किए हैं। 860 रुपये के लक्ष्य ये पहले दे रहे थे, और अब 710 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव लगभग 800 रुपये का है, तो आज के लिए 776 रुपये के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में बिकवाली कीजिए 810 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अरमान, आप क्या ले रहे हैं? देखिए, टेक्निकल में मैंने लिया है जाइडस लाइफ साइंस, और मैं कैश की बात कर रहा हूँ। पहले आपको मैं टारगेट बता दूँ, टारगेट 471 का और स्टॉप लॉस 451 का है, जो कि चार्ट जो है तो बढ़िया है ही सही, चार्ट तो बढ़िया लग ही रहा है। पर उसके लिए आपको मैं एक दो चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी का अगर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ फ्री कैश फ्लो को, कि एट द एंड मेरे पास रोकड़ा जो कैश है कितना बच रहा है, क्योंकि भले आपका EBITDA कितना भी अच्छा हो, प्रॉफिट कितना भी अच्छा हो, पर वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हमने देखा है कि ऐसी कंपनियां दिक्कत में आती हुई दिखी है। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो काफी बढ़िया होता हुआ दिखा है। उसके साथ साथ एक और इंडिकेटर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय EBITDA। आप कामकाजी मुनाफा जितना कमा रहे हैं उससे कितना फ्री कैश फ्लो मतलब आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के सारे खर्चे निकाल दिए, कैपेक्स सब कर दिया, उसके बाद कितना कैश बच रहा है, वो इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो बाय EBITDA लगभग 60% के आसपास अगर आप एवरेज लेंगे, वो काफी बढ़िया मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस देता है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर जाइडस लाइफ साइंस को आपको बाय करना होगा, टारगेट रखना होगा 471 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 451 का। चलिए, डेफिनेटली तो जाइडस लाइफ साइंस के लिए जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो काफ़ी बेहतरीन होते हुए दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें खरीदारी कर चलिए। तो चलिए, पहली 4 कैटेगरीज तो हमारी तरफ से हमने आपको डिस्क्लोज कर दी है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से अरमान ने क्या चुना है ये उनसे जानते हैं। देखिए, फंडामेंटल्स के हिसाब से मैंने लिया है DCM नोवेले। उसका रीज़न ये है कि एक तो देखो टेक्सटाइल स्पेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैरेटिवली जो मेरी सोच है कि टेक्सटाइल के लिए जरूर डेफिनेटली बजट में आपको कुछ ना कुछ आता हुआ दिखेगा। अब इस स्पेस में अगर आपको मेरे को देखना है तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप मुझे कंपनी DCM ग्रुप है, मेरे को काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस है। उसी के साथ साथ इनका जो Q2 का रिजल्ट आया था काफ़ी अच्छा नहीं आया था, मतलब बहुत ही बेकार आया था। बट उसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है जो शायद हाईलाइट नहीं हुई, कि कंपनी ने अपना बहुत से ज़्यादा जो है वो कर्ज उन्होंने कम कर दिया था, और उसी के साथ साथ उनका अनाउंसमेंट ये भी आया है कि उन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है, कैपेक्स जो है वो भी बढ़ा दिया है। और कंपनी का अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 50% के आसपास का है। लास्ट 4 साल का अगर आप देखेंगे कैश फ्लो लगभग 200 करोड़ का है, और कंपनी अगर आप देखेंगे लगातार अगर मार्केट कैप सिर्फ 325 करोड़ का, और अगर आप कैश फ्लो अगर आप लास्ट 3 साल का 4 साल का कैश फ्लो 200 करोड़ का है, और टेक्सटाइल स्पेस है, और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना बढ़िया है, आपने कर्ज कम कर दिया है, ग्रुप में काफी कॉन्फिडेंस है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको बैट करना चाहिए। इसलिए मैं आपको DCM नोवेले आपको खरीदने की राय दे रहा हूँ। टारगेट रखना होगा 205 का और ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का। यह तो हो गया फंडा पिक। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर
इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में मैंने लिया है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इसलिए क्योंकि जो इनका अगर आप ओवरऑल देखेंगे ड्यूरेशंस में एक तो दे रहा हूँ 1 साल का और टारगेट दे रहा हूँ 365 का। अब इसमें तर्क मैं बता दूं क्योंकि ये जो है ये साउथ मार्केट का तो लीडर है ही सही, और जिस सेगमेंट में है 5 से 15 लाख में वहां पे ये लीडर है। और कंपनी का जो है कंपैरेटिवली रिटर्न ऑन असेट्स देखेंगे वो जिस सेगमेंट में है वहां पे सबसे बढ़िया है, और वैल्यूएशन काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, और जो अपना जो निम्स है वो लगातार स्प्रेड करते हुए जा रहे हैं। तो इसलिए आपको एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में बाय करना होगा, ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का और टारगेट रखना होगा 365 का। ये तो मेरी पिक। कुशल, आप क्या ले रहे हैं? देखिए, लंबी अवधि के लिए अरमान मुझे पसंद आ रहा है ग्रीव्स कॉटन का काउंटर। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन भी काफ़ी हैंडी आ रहा है। लगातार इनके मार्केट शेयर में तेज़ी हो रही है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो एम्पियर व्हीकल्स की इन्होंने ओवरऑल अपनी सब्सिडरी बना ली थी खरीदारी करके, एक्विजिशन करके, उसके बाद लगातार इनकी जो प्रोडक्ट्स में सेल है वो काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही है। इनफैक्ट एक और चीज़ भी आज इम्पॉर्टेंट है कि ये कम से कम तो 6 या 7 इन्वेस्टर्स से आज मिलते हुए दिख रहे हैं। तो देखना होगा कि जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, इससे एक्सपेक्टेशंस यही लग रही है कि लगातार इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस की जो कंपनियां हैं उन पर फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी एक्सपेक्ट करके चल रही है, जो दिग्गज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कि यहाँ पर 2 व्हीलर स्पेस में ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है उसकी बहुत बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी बन सकती है एट ए स्केल। तो इसी वजह से ग्रीव्स कॉटन यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, और लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेशित रहकर चल सकते हैं। पहले भी इसने अच्छे हाइज बनाए हैं। 132 रुपये का आसपास की अभी प्राइसिंग है, 160 रुपये के इमीडिएट टारगेट्स हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ये 200 रुपये भी टच कर दे अगर इन्वेस्टर कम्युनिटी और फर्दर इन्वेस्ट करती है इसमें। तो डेफिनेटली ग्रीव्स कॉटन आप अपनी रेडार पर रखिए लंबी अवधि के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, और यहाँ पर अरमान आपने तो एप्टस वैल्यू दिया है, पर मेरी तरफ से है आईसीआईसीआई बैंक का काउंटर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक का नाम सबसे ऊपर आता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक तो मार्केट लीडर है ही, पर वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। और अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पर रिलेटिवली जो बेटर साइड पर आ रहे हैं वो आईसीआईसीआई बैंक है, क्योंकि इसके पहले मैंने कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको दिया था, पर मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोटक काफ़ी ज़्यादा प्राइस्ड इन है आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले, और इनोवेशन फ्रंट पर आईसीआईसीआई बैंक इस चीज़ को लीड करता हुआ नजर आता है। तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक अपने फोकस लिस्ट में आप रखिए, और अगले 1 साल में हो सकता है कि ये 4 डिजिट में जाता हुआ दिखे। तो 1020 रुपये के टारगेट के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक एज एन इन्वेस्टमेंट पिक आप खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए 2 पिक्स तो हो गई है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर। और न्यूज़ के हिसाब से मैंने आज स्टॉक चुना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। पहले मैंने आपको भारत डायनेमिक्स बताया, सिमिलर तर्क है, जिस तरह की न्यूज़ आती हुई दिख रही है। लगभग 4300 करोड़ रुपए के प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स यहाँ पर ओवरऑल डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से बताए हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़े फोकस में ये 2 कंपनियां बीडीएल और एचएएल आती हुई दिखेंगी। तो 2550 रुपये के टारगेट्स के लिए एचएएल के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की राय है, और 2450 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो खबरों के दम पर मैंने चुना है एचएएल। देखिए, खबरों के दम पर मैंने चुना है उत्तम शुगर, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कंपनी की खबर आती हुई दिखी कि बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। कैपेसिटी एक्सपेंशन कितना होने वाला है? इनका जो इथेनॉल डिस्टिलरी की जो क्षमता है, इथेनॉल की जो क्षमता है वो 150 KLPD किलो लीटर पर डे से बढ़कर लगभग 250 किलो लीटर पर डे का जो है उसकी मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और ये इसमें जो कंपनी है लगभग 56 करोड़ का जो है वो कैपेक्स जो है वो करने वाली है। तो इसके चलते आपको हो सकता है यहाँ पर आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखे, तो इसलिए उत्तम शुगर को बाय करना होगा। टारगेट रखना होगा 311 का, और स्टॉप लॉस रखना होगा 298 के आसपास। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है अरमान है, यहाँ पर बिकवाली का कॉल है इंडस टावर पर। यहाँ पर इसको बेचकर चलिए। लगातार आप देखिए वोडाफोन को लेकर परेशानियां तो बनी रही है, और ये आज से नहीं है, पिछले 6 महीनों से आप अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगातार गिरावट होती हुई दिखी है 230 के लेवल से। अब आप देखिए 183 184 पर लुढ़क चुका है, पर चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में भी वीकनेस शो कर रहा था। आज भी मुझे लग रहा है कि गिरावट रह सकती है, तो 178 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। हायर साइड पर 187 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा कॉल है टाटा केमिकल्स पर। यहाँ पर खरीदारी का कॉल है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अच्छा चार्ट मोमेंटम कल के
70 में बना था। गिरते बाजारों में भी 1 से 1.5% की तेजी टाटा केमिकल्स के काउंटर ने दिखाई थी और आज तो बाजार और अच्छाई के साथ मूव कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 24 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं। तो खरीदारी कर चलिए। 1004 रुपये के टारगेट्स के लिए 962 रुपये आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। और आखिरी कॉल है हिंडाल्को पर। इसके पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक रेकमेंड किया था क्योंकि अल्कोआ में बहुत ही शानदार तेजी होती हुई दिखी थी 8-9% की, और कल के सत्र में भी 5% से ज़्यादा की तेजी है। तो 2 दिनों में 13-14% के गेंस लिए तो मार्केट कल खराब था। तो हिंडाल्को ऊपरी स्तरों पर तेजी बनाकर थोड़ा सा लुढ़कता हुआ नजर आया, पर आज जो मोमेंटम है हो सकता है कि इसमें वापस से लौटता हुआ दिखे। तो 495 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी आपको करने की राय है 470 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, माय चॉइस में सबसे पहले आपको खरीदना होगा HDFC AMC, क्योंकि एक तो ये स्पेस में काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। पूरा स्पेस में आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिख सकती है। आपको टारगेट रखना होगा 2550 का, और ड्यूरेशन में दे रहा हूँ यहाँ पर आपको 15 महीने का, और काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है उसके चलते आपको यहाँ पर बैट करना होगा। उसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक होगा ग्लोबल हेल्थ, जिसको आप नाम जानते हैं मेदांता के हिसाब से। एक तो जिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनकी कैटेगरी काफ़ी बढ़िया है। प्रमोटर जो है इनको पद्मश्री पद्मभूषण मिल चुका है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो देखेंगे, जो इस सेक्टर में रेगुलरली देखा जाता है, वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। उसके कारण इनके मार्जिन सुधरते जा रहे हैं और कैपेसिटी भी ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सभी पैमानों पर बढ़िया दिखता है। और ईवी बाय बिट्टा पे अगर आप देखेंगे 12 पे मिल रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्री 20 पे ट्रेड कर रही है। तो मुझे यहाँ पे बढ़िया बेट दिखता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बाय करना होगा। ड्यूरेशन रखना होगा 15 मंथ्स का, और टारगेट रखेंगे 550 का। और उसी के साथ साथ अंत में अगर देखेंगे थर्ड माय चॉइस में हर्षा इंजीनियरिंग, ये भी रिसेंटली आईपीओ आया था 26 सितंबर के आसपास इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखी थी। यहाँ पर ये फोकस किया है मैंने कि Q3 में FY23 के जब इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया उसमें अगर आप देखेंगे DIIs और FIIs, यहाँ पर दोनों ने स्टेक बढ़ाया है। DIIs का स्टेक 9% से बढ़कर 11% होता हुआ दिखा है, वहीं FII का भी स्टेक 3.8% से बढ़कर 4% से ऊपर 4.07% पर होता हुआ दिखा है। तो हर्षा इंजीनियरिंग आपको बाय करना है। टारगेट रखना होगा 410 का, और स्टॉप लॉस रखना होगा 395 का। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स को डिटेल में तो चर्चा कर ली है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है यहाँ पर भारत डायनेमिक्स का। डिफेंस को लेकर जो ऑर्डर की खबर आती हुई दिखी है वो पॉजिटिव है। साथ ही टाटा स्टील, JSPL तमाम मेटल काउंटर्स आज अच्छी तेजी बना सकते हैं। अमेरिकी बाजारों में यहाँ पर आयरन स्टील इंडेक्स में अच्छी तेजी बनी है। भारतीय एयरटेल चार्ट सेक्टर वीक लग रहा है। साथ ही ग्रीव्स कॉटन 12 महीनों के लिए 160 रुपये के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही निवेश के लिहाज से ICICI बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का दिग्गज काउंटर, और खबरों के दम पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की राय है। माई चॉइस कैटेगरी में इंडस टावर में तो बिकवाली करनी है, चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर है। साथ ही टाटा केमिकल्स और हिंडाल्को, ये 2 स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं चार्ट मोमेंटम पर भी, और फंडामेंटल फैक्टर भी अच्छे हैं इनके लिए। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है टाटा स्टील का। 123 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए 116 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अमेरिकी आयरन स्टील इंडेक्स में 5% से ज़्यादा की तेजी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर आज मेटल काउंटर्स, खासकर स्टील स्पेस के काउंटर्स, काफ़ी अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। चलिए कर लेते हैं रिकैप। सबसे पहले कैश में प्रीकॉल करना होगा, जहाँ पे FIDIs ने लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है। पावर ग्रिड, क्योंकि यहाँ पर हाई डिलीवरी वॉल्यूम देता हुआ दिखा है, वहाँ पर भी आपको फ्यूचर्स बाय करना होगा। ऑप्शंस के हिसाब से RBL बैंक में कॉल ऑप्शन बाय करना होगा, क्योंकि ये रिस्की है, पर आपको मैं बैट कर रहा हूँ अपोजिट में। वहाँ पर अगर आप टेक्निकल के हिसाब से जाइडस लाइफ साइंस यहाँ पर बढ़िया दिख रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से DCM नोवेल है, बढ़िया ग्रुप है, एक्सपेंशन बढ़िया है, वैल्यूएशंस बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पर भी बढ़िया स्पेस में रिटर्न ऑन एसेट्स क्वालिटी है इनका। खबरों के हिसाब से अगर आप देखेंगे उत्तम शुगर, यहाँ पे बाय करना होगा, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबर आती हुई दिखी है। और माई चॉइस के हिसाब से HDFC AMC जो स्पेस में है वो काफ़ी बढ़िया है, और मेदांता जिसका नाम है और वैल्यूएशन है और प्रमोटर की क्वालिटी इतनी बढ़िया है। और हर्षा इंजीनियरिंग, जहाँ पर भी FIIs की बात करें, DIIs ने दोनों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। और इन सब में अगर मेरा बेस्ट पिक देखा जाए तो वो होगा DCM नोवेल, क्योंकि वो जिस स्पेस में है, जिस वैल्यूएशन पे है, जो उनका प्रमोटर ग्रुप है, जितना कर्ज उन्होंने कम कर दिया है, उस हिसाब से मुझे यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया दिखता है।